गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था म्यूचुअल फंड, है ना। और म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ तक करा दिया था ट्रस्टी तक। ट्रस्टी के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बता दी थी, है ना। फर्स्ट पार्ट हमारा हुआ था स्पॉन्सर, उसके बाद सेकेंड ट्रस्टी। अब देखिए थर्ड वन इज़ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो जैसे आपको भी बताया था कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है तो वो जो है वो सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अपॉइंटमेंट करेगी, है ना। तो जो ट्रस्टी हैं या जो स्पॉन्सर हैं उनके लिए कंपलसरी होता है कि वो अपने जो इन्वेस्टमेंट का मनी उन्होंने पब्लिक से लिया है उसको मैनेज करने के लिए वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अपॉइंटमेंट करती हैं। और इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ एएमसी, है ना, वो फॉर्म डी पर उनको अप्लाई करना होता है। और एएमसी की जो अपॉइंटमेंट है वो टर्मिनेट की जा सकती है बाय द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रस्टी। कि अगर ट्रस्टी चाहें तो इसकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। या जो 75% यूनिट होल्डर्स हैं, है ना, अगर वो चाहें कि उनको लगता है कि ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो उनके इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही, तो वो भी इनको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट में जो भी चेंज होता है उस चेंज के लिए या तो ट्रस्टी, बोर्ड या यूनिट होल्डर की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि ये डिसीज़न लेती है वेयर टू इन्वेस्ट, कि म्यूचुअल फंड की जो मनी है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है ना, कौन सी सिक्योरिटी में करना है, जहाँ पर इनके जो यूनिट होल्डर्स हैं उनकी जो मनी है उसको कोई रिस्क ना हो। आप देखिए कुछ रेगुलेशंस दी हुई हैं इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले है रेगुलेशन सेबी की रेगुलेशन 21, जिसको कि ध्यान रखना है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये जो रेगुलेशन 21 है ये बताता है अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आप देखिए उस पर नंबर 1 इन्होंने बताया है कि अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी की आपको अपॉइंटमेंट करनी है ना, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना होता है, या एसेट मैनेजमेंट कंपनी को क्या जो है वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है जिनको पूरा करना होता है। तो सबसे पहला कि अगर वो ऑलरेडी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो उसका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब उसका पिछला जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी साउंड होना चाहिए ताकि उसके बेस पर उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट की जा सके, है ना। उनकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन में जो उनकी फेयरनेस है उसका भी रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। सेकंड, एडिक्वेट एक्सपीरियंस, मतलब उनके पास जो एक्सपीरियंस है पिछला वो काफ़ी होना चाहिए। और जो एएमसी के डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर ऐसे पर्सन होते हैं जो एएमसी को चलाते हैं, है ना, तो इन पर्सन के पास भी एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इनके ऊपर कोई गिल्टी किसी चीज़ के लिए गिल्टी ना हो, इनके ऊपर कोई मॉरल टर्पिट्यूड का कोई मतलब इनके ऊपर अपराध ना लगा हो। तो इन्होंने कोई ऐसा मतलब ऑफेंस ना किया हो, इकोनॉमिक ऑफेंस या कोई वायलेशन ना किए हो किसी सिक्योरिटी लॉ की, है ना। तो इस तरह के जो डायरेक्टर्स हैं वो नहीं होने चाहिए। थर्ड, इन्होंने बताया कि जो भी मेन ऑफिसर्स हैं, जो की पर्सनल हैं इस एएमसी के, हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर एनी एएमसी, किसी और ऐसी एएमसी के वर्कर्स ना रहे हों जिनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हुआ है। मतलब उनके ऊपर कोई गिल्ट लगा है, कोई जो है उनके ऊपर इस तरह का ब्लेम लगा है जिसकी वजह से उनकी जो एएमसी वो सस्पेंड हुई है या कैंसिल हुई है। तो ऐसे जो डायरेक्टर्स हैं या ऐसे जो की पर्सनल हैं वो एएमसी के मेंबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब यहाँ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 50% ऐसे होने चाहिए जो कि फुल टाइम डायरेक्टर हों। मतलब 50% डायरेक्टर ऐसे हों जो ना तो कहीं पर एसोसिएट हों और ना ही किसी भी तरह से कोई स्पॉन्सर हो और ना ही कहीं ट्रस्टी हो, है ना ट्रस्टी हो। तो मतलब पूरा होल टाइम उनका जो है वो इस एएमसी के साथ जो है वो एंगेज होने चाहिए। नेक्स्ट है एएमसी के जो चेयरमैन है इज़ नॉट ए ट्रस्टी ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, वो किसी भी म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी नहीं होने चाहिए, है ना। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ की बात की जाए तो कम से कम 10 करोड़ इसकी नेटवर्थ होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो 12 महीने के अंदर अंदर इनको अपनी जो नेटवर्थ है वो 10 करोड़ करनी होती है। और इसकी नोटिफिकेशन, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये फिर सेबी को देंगे कि इन्होंने अपना जो टारगेट था 10 करोड़ की नेटवर्थ का वो पूरा कर लिया है। सेकेंड पॉइंट, ये था फर्स्ट। सेकेंड आता है कि बोर्ड में आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन, ये सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देखने के बाद वो एएमसी को अप्रूवल दे सकती है और उनकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। उसके बाद देखिए सेकेंड, टर्म्स एंड कंडीशंस टू बी कंपाइल्ड विद रेगुलेशन 22।
कि 22 रेगुलेशन के अंतर्गत ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए। उसमें देखिए सबसे पहला आता है नॉट हेल्ड ऑफिस ऑफ अनदर एएमसी विदाउट परमिशन, कि ये जो एएमसी का जो भी डायरेक्टर है उसके पास किसी और एएमसी का ऑफिस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इसने परमिशन नहीं ली एएमसी कंपनी से तो किसी और एएमसी कंपनी को ये नहीं संभाल सकते जब तक कि ये वहाँ के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना हो। तो इट मीन्स आपको अगर किसी दूसरे एएमसी में काम करना है इस डायरेक्टर को तो इनको परमिशन लेनी होगी और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर भी तो काम कर सकते हैं। सेकेंड, इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज। अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ये डायरेक्टर जो है वो कुछ चेंज करना चाहते हैं, है ना, तो फिर इनको पहले इन्फॉर्म करना होगा, ट्रस्टीज़ को इन्फॉर्म करना होगा या बोर्ड को इन्फॉर्म करना होगा और उनसे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये बोर्ड को इन्फॉर्म करेंगे। कोई भी मटेरियल चेंज करते हैं ये इन्फॉर्मेशन में या जो प्रीवियसली इन्फॉर्मेशन जो फर्निश की गई थी उसके अंदर कोई भी चेंज होता है तो ये पहले परमिशन लेंगे बोर्ड की। उसके बाद किसी भी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट बिना ट्रस्टी की परमिशन की नहीं हो सकती, है ना। तो नो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ एएमसी शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ ट्रस्टी। तो अपॉइंटमेंट करने से पहले इनको ट्रस्टी से पूछना पड़ेगा। और उसके बाद है कि जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है ना, वो कंपनी के जो रेगुलेशन है उसको ध्यान में रखकर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को काम करना है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो रेगुलेशन को ध्यान में रखेगी कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको फॉलो करना है। चेंज इन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, है ना, कि अगर जो है वो कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने जो इंटरेस्ट है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का उसके अंदर कोई भी चेंज कर रही है तो उसके लिए भी परमिशन लेगी। वो किसकी? ट्रस्टी की, बोर्ड की या यूनिट होल्डर्स की, है ना। तो इनकी परमिशन के बिना वो कोई भी चेंज नहीं कर सकती। इसके अलावा जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो फर्निश करेगी टू द ट्रस्टीज़, है ना, व्हेन एवर इट रिक्वायर्ड, जब इसकी ज़रूरत है। तो जो इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी की ड्यूटी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन वो बोर्ड को या जो ट्रस्टीज़ हैं उसके सामने प्रेजेंट करेगी। आप देखिए और क्या ऑब्लिगेशन है। ये रेगुलेशन 25 जो बताता है कि सबसे पहला जो रेगुलेशन है वो ये बताता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट की जाए वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न होनी चाहिए, है ना, प्रोविज़न ऑफ सेबी एंड ट्रस्ट डीड। क्योंकि जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होती है तो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, है ना, कुछ प्रोविज़न्स बनाए जाते हैं सेबी के द्वारा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट की जाए वो उन सबको ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। रेगुलेशन को ध्यान में रखना है, ट्रस्ट डीड को ध्यान में रखना है। सेकेंड, जो एएमसी है वो केयरफुली काम करेगा एंड एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड केयर। जब भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो रैशनली की जाएगी। ये नहीं है कि कहीं भी कुछ भी पैसा लगा दिया, क्योंकि पब्लिक की मनी है तो सेफ़ होनी चाहिए। एंड एएमसी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट ऑफ कमीशन या ओमिशन, कि अगर कोई भूल हो जाती है या किसी भी तरह का कोई एरर हो जाता है तो उसके लिए एएमसी और एएमसी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो डायरेक्टर हैं वो सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे। एंड एएमसी की ये भी ड्यूटी है कि वो क्वार्टरली रिपोर्ट ट्रस्टी के पास सबमिट करेगा कि उसने सारी जो रेगुलेशंस हैं वो पूरी कर ली हैं। तो क्वार्टरली रिपोर्ट इनको सबमिट करनी होती है। और ट्रस्टी अगर चाहे तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ एएमसी कोई भी काम उन्होंने एएमसी को दिया है, कोई भी असाइनमेंट उन्होंने दिया है तो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, है ना, लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एएमसी। जब वो कहेंगे कि ये काम उनसे नहीं हो पा रहा तो अगर वो उसको टर्मिनेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद है जो डायरेक्टर्स हैं वो उनको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर उन्होंने कोई गलती की है, चाहे वो ओमिशन की एरर है या कमीशन की है, कोई भी ऑफेंस उन्होंने किया है, कोई भी अपराध उन्होंने किया है या कोई भी गलती उन्होंने की है तो डायरेक्टर्स को अपनी लायबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो डायरेक्टर्स नॉट टू बी एब्जॉल्व्ड ऑफ लायबिलिटी, अपनी लायबिलिटी से छूट नहीं सकते। और इसी तरह से जो म्यूचुअल फंड है कंप्लाइज विद द रेगुलेशन एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स, कि जब भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो जो देखा जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ही की जा रही है, ये अकॉर्डिंग टू द ट्रस्ट डीड ही की जा रही है और सारी बातों को पूरा किया जा रहा है। और जो भी डिसीज़न है वो रैशनल लिए जा रहे हैं, यूनिट होल्डर्स के फेवर में ही लिए जा रहे हैं। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, वो ये देखेगा कि म्यूचुअल फंड जो है वो सारी प्रोविज़न्स को फॉलो कर रहा है, सारे रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, और इसके साथ साथ टाइम टू टाइम और जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है फंड मैनेजर के द्वारा वो इन्वेस्टमेंट यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट में है। उसके बाद देखिए फंड मैनेजर्स शैल इंश्योर दैट फंड्स ऑफ द स्कीम आर इन्वेस्टेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, कि जो भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो इन्वेस्टमेंट स्कीम के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए है और यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट में है।
है ना। एंड ये भी ध्यान रखना है कि ब्रोकर के साथ एएमसी को कोई डीलिंग नहीं करनी है ना। तो एएमसी नो एएमसी शेल डील इन सिक्योरिटी थ्रू एनी ब्रोकर एसोसिएटेड विद स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर के साथ किसी भी तरह से उसका एसोसिएशन है। एंड नॉट यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ स्पॉन्सर, स्पॉन्सर की जो सर्विसेज हैं उसको एएमसी यूटिलाइज़ नहीं करेगी किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन के लिए। इसी तरीके से जो एएमसी है शेल फाइल विद द ट्रस्टी, डिटेल जो है वो ट्रांजेक्शन की वो ट्रस्टी के पास सबमिट करेगी, है ना, टाइम टू टाइम रिपोर्ट करेगी। वैसे तो क्वार्टरली रिपोर्ट होती है, लेकिन अगर कोई इम्पॉर्टेंट इशू है तो उसी टाइम ही उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा, पहले अप्रूवल लेनी होगी। नेक्स्ट है इन केस द एएमसी एंटर्स इनटू एनी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, तो फिर जो ट्रांजेक्शन है उसकी एक रिपोर्ट, जैसे बताया ना कि कोई भी ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन की जाती है तो उसकी रिपोर्ट वो ट्रस्टी के पास इमीडिएटली भेजेगी, हाँ, ट्रस्ट के साथ या ट्रस्ट के एसोसिएट के साथ अगर वो ट्रांजेक्शन कर रही है। एंड नेक्स्ट की अगर नेट एसेट वैल्यू के 5% की इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा 5% से ज़्यादा की अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है तो इसके बारे में भी वो इन्फॉर्म करेगी, किसको, ट्रस्टी को, यानी कि ट्रस्टी को वो इसके बारे में बताएगी। और जैसे बताया कि क्वार्टरली या हाफ ईयरली रिपोर्ट तो वो भेजती ही है ना, तो इनको डिस्क्लोज़ करेगी। आप देखिए नेक्स्ट जो दिया है इसने कि एएमसी शेल फाइल विद ट्रस्टी एंड बोर्ड, कि ट्रस्टी और बोर्ड को क्या बताएगी कि अगर डायरेक्टर्स जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है तो उसकी पूरी डिटेल, उसका पूरा बायोडाटा विद देयर इंटरेस्ट इन अदर कंपनीज़, कि अदर कंपनीज़ में उनका क्या इंटरेस्ट है, उनकी अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर एएमसी डायरेक्टर्स की पूरी डिटेल ट्रस्टी के पास और बोर्ड के पास भेजेगी, ताकि अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो उसी टाइम उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। एनी चेंज इन इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, कि अगले 6 महीने में या विद इन द 6 मंथ, हर 6 महीने में अगर डायरेक्टर के इंटरेस्ट में कोई चेंज हुआ है तो वो भी उसको बताएगी, है ना। एंड सिक्योरिटी विद डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर ने भी कुछ सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हैं एएमसी की, है ना, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन ट्रस्टी को दी जाएगी विद द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस डेट से उन्होंने उसको एक्वायर किया है। एंड एएमसी शेल नॉट अपॉइंट एनी पर्सन एज की पर्सनल हु हैज़ बीन फाउंड गिल्टी, कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो गिल्टी पाया गया है, कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस किया है या कोई वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉ, कि कोई भी सिक्योरिटी लॉ को उसने तोड़ा है, तो ऐसे पर्सन को की पर्सनल की तरह अपॉइंट नहीं किया जा सकता। और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है एएमसी से कि वो कोड ऑफ कंडक्ट को भी फॉलो करेगी। तो ये था हमारा कुछ इसके बारे में, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। तो आई थिंक इसका मीनिंग, इसकी ऑब्लिगेशन और ये जो कुछ आपको बताई रेगुलेशंस, ये क्लियर हो गई होंगी कि एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि म्यूचुअल फ़ंड की जो यूनिट्स, म्यूचुअल फ़ंड का जो अमाउंट है, यूनिट्स का जो अमाउंट है, वो अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कैसे किया जाए, है ना, उसकी सारी जो डिसीज़न लेने का काम है वो एएमसी करती है। लेकिन हर डिसीज़न लेने से पहले वो अप्रूवल लेती है, किससे, बोर्ड से और ट्रस्टी से, है ना, कि जो ट्रस्टी है वो ट्रस्टी से परमिशन लेकर और उनको रिपोर्ट करके, कि अगर कोई काम ऐसा है जो वो कर चुकी है तो उनको रिपोर्ट भी करती है परमिशन लेने के साथ साथ कि वो इस काम को कर चुकी है, चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हो, चाहे वो ये डिसीज़न हो कि वेयर टू इन्वेस्ट, है ना, या इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से कितने रिटर्न्स मिल रही हैं, अब आगे क्या करना है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन एएमसी किसको देती है, म्यूचुअल फ़ंड के ट्रस्टी को। तो आई थिंक ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट वन वो स्पॉन्सर, स्पॉन्सर कौन होता है, प्रमोटर एक तरह से, है ना, जैसे कंपनी को चलाने के लिए फर्स्ट जो एस्टेब्लिशर है वो कहलाता है प्रमोटर। इसी तरह से जो म्यूचुअल फ़ंड ट्रस्ट है ना, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहला काम किसका होता है, स्पॉन्सर का। फिर जो स्पॉन्सर है उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक ट्रस्टी वो अपॉइंट करेंगे, है ना, जो ट्रस्टी टेक केयर करेगा कि क्या करना है, कैसे करना है ना। वो जो ट्रस्टी है फिर वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे बताया था एएमसी, इसकी अपॉइंटमेंट करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब ये फोर्थ रह गया है, उसका नाम है कस्टडियन। तो ये 4 पार्टीज़ हैं जो म्यूचुअल फ़ंड इंस्टीट्यूशन में, म्यूचुअल फ़ंड का जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें ये ज़रूरी होती हैं। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। कस्टडियन, कि कस्टडियन कौन होता है जो इसकी जो है वो कस्टडी करता है सिक्योरिटीज़ की, क्लाइंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं। तो इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे।